नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए दोस्तों आज मॉडल पेपर 26 आपके सामने है, जिसमें डेली की तरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद फैक्ट्स आपको कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है कि उस क्वेश्चन को पढ़ो और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी साथ में आपको एक साथ में कलेक्ट करके कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे एक साथ में सारे फैक्ट्स आपको याद हो सके। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं और आप वन लीनियर पढ़े होते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को करने में। तो जितनी भी क्लासेज हैं दोस्तों, इसके पहले 25 क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप बहुत ही कम समय में अपना बेहतर एक स्कोर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आप चैनल पे विजिट करके जरूर प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस कराई गई हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सटीक और विश्लेषण के साथ आपको कराए गए हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा इनमें से ऐसा कौन दोस्तों सलाहकार रहा है जिसको इन सभी यानी कि जो विकल्प में चार दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से तीन दोस्तों नाम ऐसे हैं जिनसे उनको जाना जाता है और एक यहाँ पे गलत होगा। तो चाणक्य, विश्वगुप्त और कौटिल्य, इन तीनों नामों से दोस्तों जो चाणक्य थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे उनको जाना जाता है। बाकी दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को दोस्तों इन सभी नामों से नहीं जाना जाता था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक दोस्तों बहुत प्रतापी शासक हुआ है और इसके बारे में आप जानिएगा ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीणा वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के द्वारा बजाया जाता था। एक क्वेश्चन दोस्तों और यहाँ से आपको याद कर लेना है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और याद कर लेना है, चाणक्य यानी विश्वगुप्त जो है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र है, जिसमें दोस्तों राजनीति के बारे में सभी चीजों को विस्तार से बताया गया है। तो ये पुस्तक भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पतंजलि दोस्तों जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि के शिष्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों कुछ और ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे योग सूत्र इनका प्रसिद्ध एक ग्रंथ है योग सूत्र। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पर भाष्य भी लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी पर भाष्य किसने किया था दोस्तों? महर्षि पतंजलि ने। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और चरक संहिता के प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं जो मैंने आपको एक साथ में करा दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो इनमें दोस्तों भारतीय ऐसे कौन से नेता थे जो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था जिन्होंने सबसे पहले? तो ये है दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको साथ में याद कर लेना है, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो 1856 में दोस्तों लिया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को, किस राजवंश को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था? तो वो है दोस्तों अवध। तो अवध को कुशासन के आधार पर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था इसने। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कब स्थापना किया था इन्होंने? तो आपको सन भी याद रखना है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। इसके अलावा एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी?
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनकी है। इसके भी लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और 1874 आर्य समाज की स्थापना से एक साल पहले, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील दोस्तों खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, पुलिकट झील जो भी खारे पानी की झील है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाथ झील यदि आपसे पूछा जाए तो केरल में स्थित है। वेम्बनाथ झील भी आप याद कर लीजिएगा। वेम्बनाथ झील पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक चपनाला झील है जो कि असम में स्थित है, और आप याद कर लीजिएगा, न्यू है चपनाला झील। चपनाला झील ये असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम में दोस्तों भारत में जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वहां पे बारिश होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों कहाँ से? भूमध्य सागर से होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शीत ऋतु में वर्षा करते हैं पश्चिमी विक्षोभ। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। तो ऋतु भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना चाहिए, नोट कर लीजिए। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो फाना कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के समूह को दोस्तों फ्लोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार आया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो इनमें से दोस्तों यांगसे नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। यांगसे से जुड़े एक दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है। यांगसे नदी जो है दोस्तों माना जाता है कि इसके किनारे सभी प्रकार की बहुत ज्यादा से ज्यादा सभ्यताओं का जन्म हुआ है, इसलिए इसे सभ्यता का पालना घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना घर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यांगसे नदी हो जाएगा। ये दोस्तों चीन की सबसे बड़ी नदी है यांगसे नदी। और इसके अलावा चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी की यदि बात करते हैं तो चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वांगहो नदी। कौन सी है? वांगहो नदी। वांगहो नदी है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। और वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चीन की दो सबसे हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट नदी हैं, बड़ी सबसे, उनको आपको बता दिया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, इसके जनक सबसे पहले आपको याद कर लेना है। कौन है दोस्तों? बलवंत राय मेहता। इसके जनक हैं बलवंत राय मेहता। तो एक तो यही क्वेश्चन आपका बन गया। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था, ये सबसे पहले कहाँ लागू होती है? तो ये दोस्तों राजस्थान का नागौर जिला जो है, नागौर जिला से इसकी शुरुआत होती है। कब से दोस्तों? 1959 में। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? तो इसमें दोस्तों नगर परिषद को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर इसके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा का गठन दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को होता है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद कर लेना है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, और इसी दिन जो सबसे वरिष्ठ होते हैं दोस्तों वहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद जस्ट 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन होता है। तो यदि पूछा जाए आपसे स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आप याद रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों, उसको जो भारत सरकार होती है वो जारी करती है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, 1 रुपए का नोट हो या 1 रुपए का सिक्का, इन दोनों को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जो भी नोट है दोस्तों, उन सभी को आरबीआई जारी करता है, और 1 रुपए का नोट या सिक्के को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इनमें से दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे दोस्तों 17 व्यक्ति, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके साथ में आपको यह भी याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे अधिक दोस्तों जनसंख्या घनत्व है बिहार का। कितना है, 1106। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका दिल्ली। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये है दोस्तों लक्षद्वीप। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या यदि पूछा जाए तो सिक्किम की है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों किसकी है, केरल की है, 93.91%। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। तो 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप जो साधारण रूप से होता है, उसमें आवाज का जो लेवल होता है डेसिबल में, वो होता है 30 डेसिबल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जोर से यदि बात की जा रही है तो वहां पे 50 से 60 डेसिबल होता है, और 80 डेसिबल के ऊपर यदि ध्वनि है तो उसको शोर का नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कितने डेसिबल तक की ध्वनि को के ऊपर की ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, तो 80 डेसिबल। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल। तो इनमें से दोस्तों बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये सभी अदिश राशियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, मस्तिष्क के अंदर, या मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, इसका भार पूछा जाता है तो 0.69 m इसका भार हो जाएगा। तो ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस क्या है, वायरस का पूरा
जो नाम होता है, फुल फॉर्म है, वो भी आपको नोट कर लेना है। फुल फॉर्म इसकी दोस्तों होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा कभी आपसे यदि वायरस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऐसा कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो परितंत्र की संकल्पना सबसे पहले आपको याद रखना है, परितंत्र जो इकोसिस्टम है दोस्तों, कौन सा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी थी? तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, एजी टांसलेट। एजी टांसलेट, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इन्होंने पूरे परितंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है, जैविक और अजैविक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यमुना। यमुना से आप याद रखिएगा, यमुना का उद्गम कहां से होता है? तो यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थान कौन सा है? तो बंदरपूछ नामक स्थान है जहां से इसका उद्गम होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यमुना यदि पूछा जाए गंगा से मिलती कहाँ पे है? तो प्रयागराज में इसका गंगा से मिलन होता है, गंगा में विलीन हो जाती है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप है। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य दोस्तों जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारना इसका जो है उद्देश्य है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा संशोधन हो सकता है जिससे ये क्लास और बेहतर हो सके। और दोस्तों जो भी आपके साथी हैं जिनका भी फॉर्म पड़ा हुआ है यूपी होमगार्ड में, उनके पास आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आपकी दोस्तों और भी जो एग्जाम्स हैं उनमें बेस्ट हेल्प कर सके हम अच्छे से। और मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।